Hi guys, welcome to my channel and let's get started. आज हम बात करेंगे बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक 2001 में शुरू हुआ था। उस टाइम ये बैंक नहीं था, उस टाइम ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था। आफ्टर दैट इन्होंने एक एनबीएफसी को एक्वायर भी किया 2006 में एंड 2010 में ये बैंक लार्जेस्ट एमएफआई इन द कंट्री बना। नाउ ये बैंक करता क्या है? बैंक एक्चुअल में माइक्रो लोन्स देता है अंडर प्रिविलेज लोगों को। अगर मैं कहूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन लेट से 1.36 बिलियन है एंड उसमें से कहा जाता है कि 50% आर द पर्सन्स जो कि बैंकिंग नॉर्म्स के अंदर नहीं आते हैं, यू कैन से अनबैंकेबल है। सो बंधन बैंक उन लोगों को लोन देता है। कोई लोग हुए जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, पॉवर्टी लाइन पे हैं, पॉवर्टी लाइन से जस्ट अबव है, किसी के पास अपना पढ़े लिखे नहीं है, जस्ट मजदूरी कर रहे हैं, कुछ टी प्लांटेशन पे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी मतलब एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जस्ट एक दिन काम मिला दूसरे दिन नहीं मिला, दे आर हैविंग लाइक ह्यूज डिफिकल्टीज रनिंग द फैमिली एज वेल। सो ऐसे लोगों को बंधन बैंक एक्चुअल में लोन देता है। तो आइए गाइस जानते हैं बंधन बैंक के सीईओ के बारे में। बंधन बैंक के सीईओ है मिस्टर चंद्रशेखर घोष। इन्होंने अपना लाइफ टाइम ही तकरीबन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिताया है एंड पढ़ाई के लिए ये ढाका गए थे, जो कि बांग्लादेश में है। वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है एंड वापस आए के इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी ओवर द टाइम कि जो आसपास के एरिया में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं वो मार्केट से जब लोन उठाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो उनको ये लोन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलता है। ये इंटरेस्ट उतना होता है कि जिसको चुकाने के बाद ये एक्चुअल में उसी स्टेट पे होते हैं जिस स्टेट पे जिस प्रॉब्लम्स में इन्होंने जस्ट लोन लिया था, वो एग्जैक्ट उसी स्टेट पे होते हैं, जस्ट टाइम निकल गया थोड़ा सा आगे। सो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि ग्रोथ इन अंडर प्रिविलेज सेक्टर में है ही नहीं, बिकॉज जो डेप्ट का बर्डन है वो इतना ज़्यादा है, जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो इतना ही ज़्यादा है कि ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है। सो वहाँ से इन्होंने एक कह लो आइडिया इजाद किया या जस्ट एक शुरुआत करी कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं जहाँ पर हम जितना हो सके उतना कम कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना कम में इनको लोन दिया जा सके इन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को। अब जो बंधन ट्रस्ट था वो ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही जस्ट स्काई रॉकेटिंग रिटर्न्स देता चला गया एंड सब कुछ इजी पाथ था। इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स थी कि एनपीएस। नाउ उससे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कोलेटरल की तरफ। कोलेटरल क्या होता है? एक बैंक के लिए जब कोई बैंक लोन देता है तो वो कोलेटरल पे देता है। कोलेटरल हम कहें तो गारंटी होती है कि मैंने तेरे को पैसा दिया, गारंटी क्या है, तू मेरे को वापस देगा, अगर नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा। आप कोई बैंक अगर एक बिज़नेस को लोन देता है तो बिज़नेस एक गारंटी होती है कि हाँ भाई बिज़नेस अच्छा चलेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, अच्छा रेवेन्यू होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली वो जो मेरा लोन जो है वो भी रिटर्न कर देंगे। नहीं करेंगे तो मैं कंपनी को इंसॉल्वेंसी पे ले जाऊंगा, या कंपनी डूब गई अगर मान लो और लोन रिपेमेंट करने से मना ही कर दिया उसने, तो मैं इंसॉल्वेंसी पे ले जाऊंगा एंड जो भी उनको एसेट्स को लिक्विफाई करेंगे एंड वहाँ से मैं अपना पैसा रिकवर करूँगा। नॉर्मल केसेस में बैंक्स इस तरीके से बिजनेसेस को लोन देता है। हम जैसे रिटेल लोगों को बैंक्स जो है वो लोन देता है, लेट से हमें हाउस लोन चाहिए तो बैंक हमारा सैलरी स्टेटमेंट देखता है, एवरीथिंग, मतलब किस तरह हमारे पास डिग्री है, क्या है, हम क्या करते हैं, कब क्या हमारी कंसिस्टेंट सैलरी है कि नहीं है, उस बेसिस पे हमको लोन देता है। और उसमें भी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आपके घर के साथ क्या होगा, जो आपने जिस घर के बेसिस पे आपने लोन लिया है। सो उस टाइम पे आपका घर घर जो है वो आपका कोलेटरल बन जाता है। अब बात करते हैं एमएफआई सेक्टर की, तो ये ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनके पास ना घर है, ना घर खरीदने के या घर का टोकन अमाउंट देने के भी पैसे नहीं हैं, प्लस इनके पास कोई एज इफ एक पर्टिकुलर बिजनेस भी नहीं है जो कि जिसकी ये श्योरिटी दे सके कि हाँ भाई चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। तो अब ऐसे में
जस्ट आपका कैरेक्टर या आपका करंट जो वर्किंग सिनेरियो है, जो आप करंट काम कर रहे हो, लेट से मजदूरी कर रहे हो, तो उसी पे ही उस कि उसका फ्यूचर देखते ही बस लोन दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में एनपीए होने के चांसेस बहुत है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसका मतलब है कि लेट से आपने किसी को लोन दिया और वो सामने वाला एंटिटी जो है वो लोन आपको रीपे नहीं कर पाया, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, सो वो पर्टिकुलर लोन्स जो है वो एनपीए में रजिस्टर हो जाते हैं। बंधन ट्रस्ट में भी ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ लोगों ने को इन्होंने लोन दिए एंड ये वो लोन देने में नाकामयाब रहे। लेट से किसी मजदूर को लोन दिए एंड उस मजदूर के पास काम ही नहीं रहा, तो पैसा ही नहीं था, तो लोन कहाँ से रीपेमेंट करे, तो वो उनके एनपीए में आ गया। सेकंड थिंग, कभी कभार इन्होंने किसी को लोन दिया और वो आदमी पैसा लेके दूसरे दिन किसी और जगह में भाग गया। अब ट्रस्ट जो है वो कहाँ तक ढूंढता फिरे अपना पैसा रिकवर करने के लिए आदमी को, तो वो भी एनपीए में आते चले गए। तो इस टाइप के रिस्क जो है वो बंधन बैंक ने बहुत झेले हैं। उसके बाद केयरफुल डिसीजंस लेने शुरू किए कि किन किन लोगों को एक्चुअल में लोन देना चाहिए एंड किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए। वहाँ पर इन्होंने जो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा जहाँ पर इन्होंने एकदम डिसाइड किया कि हाँ इन इन टाइप ऑफ लोगों को लोन दे ही देने चाहिए। जिसमें फर्स्ट आता है मैरिड कपल्स या फिर फैमिली वाले लोग। अब आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा, या जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पूना में, तो मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ, मैंने भी देखा है कि कोई आदमी जब तक मैरिड नहीं होता है वो तब तक कंपनी चेंज करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, हाई सैलरी भी मिलती है उसको, अलग एक्सपीरियंस भी मिलता है उसको, वो करता है ये सब। लेकिन जैसे ही वो मैरिड हो जाता है वो एक्चुअल में फोकस करता है कि हाँ ये मेरा घर है, मेरे को ये मेरी जॉब है। अगर मेरा पूरा पूरा, या तो वो आदमी ये फोकस करता है कि हाँ मेरे को इसी जॉब में रहना है और जस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अभी लाइक नॉर्मल लाइक कंपनी में नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, उसके बाद लीड बनना है, फिर मैनेजर बनना है, ऐसे वो सोचता है कि हाँ इसी तरीके से इसी कंपनी में कर जाएंगे। या फिर वो आदमी ये सोचता है कि हाँ ये मेरा घर है, यहाँ मैं मैरिड हूँ, मैं मेरी वाइफ मेरे बच्चे इधर रहने वाले हैं, जस्ट ओवर द टाइम इस एरिया के आसपास जो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिल सकती है मैं वहाँ पर स्विच करूँगा, लेकिन ये मेरा हब है, मेरा घर यही है, मैं इसके आसपास ही करूँगा जो करूँगा। सो इन्होंने देखा कि जैसे, और यही सेम चीज़ मतलब अनप्रिविलेज्ड लोगों में भी अप्लाई होती है। इन्होंने ये चीज़ देख लिया कि जो मैरिड लोग हैं वो एक्चुअल में एक अपना हब बना रहे हैं और जो भी काम करना है वो उसी के आसपास कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। कोई है जो स्विच कर रहा है कि इधर काम कर रहा है, किसी दिन किसी टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उधर चला गया। कोई है जो एक ही जगह है लेकिन उसी में ही ग्रो करना चाह रहा है। ऐसे कर करके इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ जो मैरिड लोग हैं वो एक्चुअल में एक जगह स्थिर हैं एंड दे कैन बी ट्रस्टेड। सो इन्होंने उन लोगों को लोन देना शुरू हुआ एंड येस दे वर राइट। चाहे वो लोग कम काम कर रहे थे या ज़्यादा कर रहे थे, जैसे में भी अपना गुजारा कर रहे थे, बट अपनी इज्जत के लिए या अपने अच्छे एक लाइफ के लिए वो लोन ले भी रहे थे और अच्छा रिपेमेंट, टाइमली रिपेमेंट कर भी रहे थे। सो ये एक इनका जो मेथोलॉजी है या डिसीजन है इन लोगों को लोन देने का, वो सक्सेसफुल रहा था। सेकंड जो इन्होंने लोन देना शुरू किया वो था वुमेन को। ना वुमेन को लोन देना इनके एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा रहा, प्लस एक वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा था डिसीजन था। ना वो कोई वुमेन थी वहाँ पर जो सिंपल मजदूरी करती थी, कोई जो थी वो कपड़े सिलाई में थी, कोई जो थी जो वहाँ के आसपास से लाइक मार्केट में काम करती थी। सो उस तरीके से जैसे तैसे वो अपना घर चला रहे थे। एंड इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि वुमेन जो हैं वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे से लोन रिपेमेंट कर रही हैं। लाइक दे डोंट वांट, दे आर एक्चुअली डिसिप्लिन्ड एंड दे डोंट वांट समवन कि कोई उनके घर पे आके उनको कुछ बोले कि हाँ भाई पैसा नहीं दिया आपने, रिपेमेंट नहीं किया। सो दे वर एक्चुअली फोकस्ड ऑन कि सबसे पहले भाई जो रिपेमेंट करना है उसका पैसा इकट्ठा हो जाए, बाकी चीज़ें लगे तो धीरे धीरे करके और भी कर लेंगे, कोई सेविंग्स करनी है, कुछ करना है, वो चीज़ें सबसे एंड में करेंगे, सबसे पहले जो है वो लोन रिपेमेंट ही देखना है। सो वो एक वुमेन की आइडियोलॉजी थी जो इनको बहुत बेनिफिशियल साबित हुई। एंड इस तरीके से इनका लोन जो है एक एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो वुमेन को लोन इन्होंने दिया है, वो एक इनका एक सेक्टर रहा है बिजनेस के अंदर, जो कि विदाउट एनपीए काफ़ी अच्छा बिजनेस इनको मिला है। विदाउट और यू कैन से वेरी लो एनपीए। कुछ वुमेन्स थी जो किसी कंडीशंस के कारण अब नहीं दे पाई लोन, वो तो अब हर एक कहीं पे भी हो ही सकता है।
थर्ड इन्होंने लोन देना शुरू किया, वो था बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। लेट से कोई मजदूर है या कोई फैमिली है जहाँ पर कोई वुमेन है जो अपना खुद का सिलाई का बिजनेस, सिलाई का शुरू करना चाहती है, तो उनको मशीन लेनी है। अब मशीन आती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की, वो अमाउंट उनके पास है नहीं, तो व्हाट द डिड इज़ कि लेट से उनको दे दिया बिजनेस, दे दिया, पैसा दे दिया, एंड उससे उन्होंने मशीन ले लिया एंड अपना काम शुरू किया जो भी सिलाई का है एंड ऑल दैट। ओवर द ईयर उनको प्रॉफिट हुआ, नाउ दे वांट अनदर मशीन। सो अब अनदर मशीन जो है उसके लिए भी अलग से लोन लिया। तो इस तरीके से इनके लोन जो है वो बिजनेस सेक्टर को भी देने से बढ़ते चले गए। कोई मजदूर है जो अब मजदूरी नहीं करना चाहता है, उसने दुकान खोलनी है अपनी, कोई छोटी सी दुकान अपने गांव के आसपास, तो उनको भी इन्होंने लोन दिए। एंड बाद में वो दुकान चली और थोड़ा सा उनको प्रॉफिट हुआ, उनको सही लगा कि हाँ दुकान कंटिन्यू करनी चाहिए, तो उन्होंने फिर एक और लोन लिया कि हाँ भाई अब हमको दुकान के प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं एंड ऑल दैट है, ये अलग से मतलब शुरू करना है या कुछ करना है, उसके लिए फिर उन्होंने लोन लिया। सो ये जो मल्टीपल सेम फैमिली के अंदर सेम पर्सन के द्वारा जो मल्टीपल लोन्स इन्होंने दिए हैं, ये भी चीज़ इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुई। इन 3 सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने लोन का एक्सपोजर बहुत बढ़ाया है। अब आपने इस पूरे ये सिनेरियो में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बंधन बैंक ने शुरुआत करी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। वहाँ पर इन्होंने लोन देने शुरू किए एंड देन अपनी गलती से सीखा, जो भी इन्होंने गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से स्मॉल एनपीएस क्रिएट हुए थे। फिर इन्होंने सीखा कि किन किन लोगों को लोन देना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। सो ये स्मॉल बिजनेस से जो इन्होंने सीखा, उस चीज़ को ये लोग उसी बिल्ड लेवल से या आइडियोलॉजी से सीख के ये चीज़ों को स्केल अप करते। सो ऐसे करते करते ये छोटे लेवल से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते गए, वहाँ से फिर स्केल अप करते गए, फिर एनबीएफसी लेवल पे आए, फिर वहाँ पर भी अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, फिर स्केल अप करते गए। अब ये कर करके 2015 में ये एक एनबीएफसी से एक बैंक बन चुके हैं। अब इनको 2015 में यूनिवर्सल बैंक का इनको लाइसेंस मिल गया है, आरबीआई के थ्रू अप्रूव्ड कर दिया गया है। सो आज भी ये आइडियोलॉजी सेम है कि एकदम नॉर्मल से शुरू करना है एंड देन स्केल अप करना है। यही एग्जैक्ट आइडियोलॉजी है जो मिस्टर चंद्रशेखर घोष की है। ही इज़ द पर्सन जो कि इस तरीके का विजन जो है वो सेट किया हुआ है बंधन बैंक के लिए, एंड बंधन बैंक पूरा इसी विजन के अकॉर्डिंगली चलता है। अब आते हैं हम कंपनी के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर। इफ़ यू कैन सी, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं बैंक में तो यू कैन सी द सेविंग इंटरेस्ट रेट्स, एंड इस हिसाब से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं, जो हमारी वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन है वो है इनका अकाउंट सेक्शन। सो उसके लिए मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली है, वहाँ पर बंधन बैंक का टिकट पेज खोला है, यू कैन से, एंड लेट्स गो टू फाइनेंशियल्स। आप देखेंगे ओवर द ईयर्स, ओवर द क्वार्टर्स इनका रेवेन्यू बढ़ता ही चला गया है। इनकम स्टेटमेंट्स अगर हम खोलें तो ओवर द इंटरेस्ट अर्न्स अगर हम देखें तो वो भी हर क्वार्टर में बढ़ा ही है, प्लस इनका प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक एक अच्छे लेवल पे है। नाउ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो ये 1%, 1.48 इतना ही रहता है हमेशा, 2 के ऊपर नहीं गया है। सो दिस इज़ हाउ द होल बैंक इज़ मैनेज्ड। कभी भी एनपीए आप देख सकते हैं तो पिछले 5 क्वार्टर में भी कहीं पर भी 2 से ज़्यादा नहीं रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब हम आते हैं बैंक के कुछ रेशियोज़ की तरफ। अगर देखा जाए, या मैं आपका ध्यान देना चाहूँ तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा जो जाना जाता है एक रेशियो, वो है कासा रेशियो। सो कासा रेशियो इनका करंट टाइम में 42.9% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। कासा रेशियो इज़ समथिंग करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। अगर ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उसका इतना मतलब ये है कि आपको पैसा जो है वो कम इंटरेस्ट में मिल रहा है। बैंक के जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है उसका बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है रिटेल लोगों को जिन्होंने वहाँ पर सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड वो जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है वो जो आगे बिजनेस में देते हैं या लोन देते हैं वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट में मिलता है। सो जो इंटरेस्ट इनको नॉर्मल लोगों को देना है जिन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए हैं अपने, प्लस जो इंटरेस्ट इनको बिजनेस से आ रहा है, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनता है, और ये मार्जिन जो है वो काफ़ी हाई है इन केस ऑफ एमएफआई।
बिकॉज जो सेविंग अकाउंट से पैसा मिल रहा है वो बहुत कम इंटरेस्ट में वापस करना है, एंड जो बिजनेस में जो पैसा इंटरेस्ट आ रहा है वो बहुत ही अच्छे रेट से आ रहा है। सो कासा रेशियो अगर अच्छा है तो ये बैंक के लिए एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है लिवरेज रेशियो। नाउ लिवरेज रेशियो जो है वो एक हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस बैंक के केस में लिवरेज रेशियो जो है वो डिफरेंट टाइप से करी जाती है। इसमें जो लिवरेज रेशियो है वो टोटल मतलब एक टायर 1 कैपिटल होती है जो कि आपकी कोर एसेट्स की वैल्यू होती है। शेयर कैपिटल प्लस आपकी कोर एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी टायर 1 कैपिटल, मतलब जो पैसा आपका जस्ट शेयर से आया है प्लस आपके पास जो एसेट पड़ी हुई है वो होती है टायर 1 कैपिटल। उसका जो परसेंट है वो ये निकालते हैं जो आपके टोटल एक्सपोजर है उससे, एंड मतलब जो टायर 1 कैपिटल है वो आपके टोटल एक्सपोजर का कितना परसेंट है, दैट इज द लिवरेज रेशियो फॉर अ बैंक। एंड एज पर आरबीआई आप कह लो या एक मतलब हाँ आरबीआई गाइडलाइंस ही है, सो उसके तहत 3.50 तो होना ही चाहिए। ओके, सो अब मूव ऑन करते हैं और जानते हैं कि बंधन बैंक करंट टाइम्स में क्या क्या रिस्क फेस कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा और पहला नंबर पे आता है असम प्रॉब्लम। असम में इस टाइम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, अप्रैल में उनके इलेक्शंस हैं और करंट गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया है जिसके तहत कोई भी लेंडर जो है वो कोई भी बोरोअर जो है वो 2 लेंडर से ज़्यादा से पैसा नहीं ले सकता है। सेकेंड थिंग, वो जो भी लोन का रीपेमेंट होना है या उनके इंस्टॉलमेंट जानी है वो ग्राम पंचायत के ऑफिसेस में जाके होगी, रेदर देन कि पहले जैसे होता था, जैसे लेंडर्स जो हैं वो बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बोरोअर के घर में जाके कलेक्शन करते थे, या कभी कोई एनपीए हो जाता था तो घर में जाके बात करते थे उनके कि क्यों नहीं दे रहे हो पैसा या क्या है। तो अब ये चीज़ें सारी की सारी ग्राम पंचायत में होंगी, ना कि किसी के घर के अंदर। सेकेंड थिंग, इसके बाद जो चीज़ होती है वो ये है कि लोन वेव ऑफ की बात चल रही है। करंट इलेक्शन का टाइम है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने भाषण के टाइम में क्लियर कट बोल रही हैं कि हम जो है वो आप लोन ना पे करिए, हम आपका वेव ऑफ करवा देंगे। ऐसे कुछ भाषण किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। एक तरीके से कहा जाता है कि एक फैलाया जा रहा है कि हाँ हमको आप इलेक्ट करिए तो हम आपका पूरा के पूरा लोन वेव ऑफ करवा देंगे, बोल देंगे बैंक को कि आप कोई पैसा नहीं दोगे, सब सही हो जाएगा। ऐसे करके उनको एक्चुअल में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ भाई आप पैसा मत ही दीजिए उनको अभी से। तो इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि दिसंबर टाइम में दिसंबर मिड से लेकर एंड तक में करीब नहीं जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, जिसको कहते हैं कि द रेट इन विच जिस तरीके से कलेक्ट किया जाता है पैसा, लेट से वो 100% के उस पे होता है कि सारा के सारा पैसा टाइम पे कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम 100% कहते हैं कि सारी के सारे इंस्टॉलमेंट जितने भी लोन्स दिए सबको 100% एकदम टाइम पे रिपेमेंट मिला है बैंक्स को। वो कलेक्शन एफिशिएंसी 100 ना होके 77 76 ऐसा कुछ हो गया था दिसंबर के टाइम में, एंड जनवरी के टाइम में वो थोड़ा सा अच्छा होके 89% तक आया जब बैंक ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। तो ये कलेक्शंस एफिशिएंसी जो कम होने का रीज़न है वो यही है कि लोन वेव ऑफ की बातें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, एंड उसकी वजह से जो कलेक्शन कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। आरबीआई खुद बोलता है कि लोन वेव ऑफ किसी भी हालत में करना नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलता है तो वो गलत है एक तरीके से। प्लस अब ये चीज़ें जो लोग हैं वो काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, असम के लोगों के साथ तो स्पेशल, क्योंकि वहाँ पर टी प्लांटेशन के लोग हैं, मजदूर लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जस्ट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती है उनको और ये हर बार होता है। सो दे नो इट, एक टाइम के लिए वो मान जाते हैं कि शायद होगा ही होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दे नो इट कि ऐसा नहीं होने वाला एंड दे हैव टू पे इट। तो ऐसे है, या तो अगर उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्ट बैंक की तरफ से एक नोट दे रहा हो कि हाँ भाई ये देखो आपका ये बैंक की तरफ से हम ऑफिशियल लेटर लेके आए हैं डिक्लेरेशन का कि ये देखो आपका ये लोन जो है वो वेव ऑफ हो गया है, तो कोई मानना भी चाहिए कि हाँ यार मतलब पॉलिटिकल पार्टी ये है, दम रखती है, करवा ही देंगे ये तो कोई मान भी ले कि हाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये तो, बट कोई चीज़ है नहीं, जस्ट एक भाषण के तौर पे बोल देना और उसको लोग मान भी जाएं और लोन ना पे करें, ये कहीं ना कहीं आगे जाके जो लोन नहीं दे रहे उन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम होने वाली है। सो
ये करंट असम में प्रॉब्लम चल रही है। इसका जो बातचीत का जो रुख है या कह लो हवा है वो वेस्ट बंगाल तक भी पहुंची है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शंस हैं और दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही हैं जिस तरीके से मैंडेट मिल जाए। तो लोन वेव ऑफ की बातें वहाँ पर भी चल रही हैं। एंड अगेन ये बंधन बैंक के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज जिस तरीके से असम में उनका बड़ा एक्सपोजर है, वेस्ट बंगाल में भी उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। इवन बंधन बैंक का हेडक्वार्टर ही वहीं पर ही है। दे हैव अ वेरी लार्ज एक्सपोजर इन वेस्ट बंगाल एज वेल। अब ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे को एक लिमिटेड टाइम के लिए लगती है। देखिए हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। मैं किसी शेयर को इस तरीके से एनालाइज करता हूँ, कोई दूसरा एनालिस्ट होगा वो किसी और तरीके से करेगा। उसको मे भी लगता होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी है, एंड हो सकता है बहुत ही बड़ी हो। 2010 में आंध्र प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिसके तहत बहुत से अनप्रिविलेज लोगों ने आत्महत्या भी करी थी। एंड काफ़ी सारे लोगों ने तो मतलब मना ही कर दिया था कि हम लोन जो है वो नहीं दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसा है, जो करना है करो। तो वहाँ की 2011 में बहुत सी ऐसी एनबीएफसीज रही थी जिन्होंने एक्चुअल में बैंकरप्ट होने पे थी, या कुछ तो हो भी गई थी एकदम। इवन जो बहुत पुरानी पुरानी एनबीएफसीज थी वो भी बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी, क्योंकि उनका मेन एक्सपोजर ही आंध्र प्रदेश में था एंड कोई भी पैसा देने को रेडी ही नहीं था। बट अब सिनेरियोस क्या आते हैं, बंधन बैंक का इसमें क्या पार्ट है और ये क्या इस चीज़ में क्या रोल हो सकता है। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो एकदम ही पॉलिटिकल पावर्स जो है वो ये कहें कि हाँ भाई एग्जैक्ट नोट दे दे कि हाँ भाई अब तो आपका लोन वेव ऑफ हो ही चुका है, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम फॉर बंधन बैंक कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जैक्टली वेव ऑफ जस्ट करवाई देती हैं, या फिर बंधन बैंक उनको लिख के प्रेशर में आके लिख के ही दे देता है समथिंग लाइक दैट कि हाँ भाई लो जी अब हो ही गया, पॉलिटिकल बोल रहा है तो चलो हमें करना ही पड़ेगा, हम कर देते हैं ऐसे। तो उस टाइम में जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बंधन बैंक का। दैट इज़ अ सीरियस ट्रबल फॉर देम। लेकिन दैट इज़ वेरी अनलाइकली टू डू सो, एंड आरबीआई तक इस चीज़ के लिए मना करता है। सेकेंड थिंग, लेट्स से कि ऐसा नहीं है तो इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स, एंड बैंक्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कर्ब्स लगाए गए हैं जस्ट जो नया लॉ आया है उसके तहत। एंड उस कर्ब्स के तहत जो कंपटीशन है वो एनबीएफसी और बैंक्स के बीच में फिर से वही लेवल पे आ गया जहां मतलब था। बैंक्स को थोड़ी सी सुविधा एक्स्ट्रा दी जाती थी रिगार्डिंग एज कम्पेयर टू एनबीएफसी इन केस ऑफ अनप्रिविलेज लोन्स, दिस एमएफआई। बट अब वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा बाकायदा इक्वल करने जा रहे हैं या आसपास लाने जा रहे हैं, तो कंपटीशन अब इक्वल लेवल का हो जाएगा। देखते हैं एनबीएफसी और एमएफआई की आरबीआई गाइडलाइंस क्या है। लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन द फर्स्ट साइकिल। जो फर्स्ट साइकिल में लोन दिया जाता है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड साइकिल में उसके बाद की साइकिल्स जो भी आती हैं उसमें 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल इंडेप्टनेस किसी भी आदमी पे किसी भी टाइम पे टोटल इंडेप्टनेस जो है वो 1 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। किसी आदमी ने चाहे 10 जगह से लोन ले रखा हो, 10 एनबीएफसी से लोन ले रखा हो, उस बोरोवर पे टोटल लोन जो अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड टेन्योर जो है 24 मंथ्स होना चाहिए, और एक टाइम का जो पेमेंट है वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। सो ये एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है जिसके थ्रू एनबीएफसी एमएफआई के अंदर डील करती है, बिजनेस करती है, और काफ़ी हद तक बैंक्स को भी इसी गाइडलाइंस पे अब चलना पड़ेगा, या कह लो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे है। सो अब बात करते हैं इसमें बंधन बैंक की। देखिए बंधन बैंक शुरुआत से एक एनबीएफसी ही रहा है। उन्होंने इन गाइडलाइंस के तहत बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करके वो आज इतनी आगे तक पहुंचा है कि 2010 में वो बहुत बड़ा सबसे बड़ा एमएफआई था कंट्री का, एंड उसके बाद भी एनबीएफसी परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी चलती रही है। उसके बाद जाके इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा के 2015 में उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है। तो अब अगर वापस से वही चीज़ें बैंक्स को भी यही बाकायदा रूल्स लगा दिए जाए जो कि एनबीएफसी पे आ रहे हैं, तो आई एम प्रिटी डैम श्योर बंधन बैंक विल स्टिल आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिशन बिकॉज दे नो देयर गेम वेरी वेल। दे हैव ऑलरेडी बीटन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन दिस सेक्टर एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो। दे नो देयर ग्राउंड लेवल वेयर दे आर गुड एट एंड दे विल कंटिन्यू बीइंग दैट। ओके गाइस, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिस्क की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रू फाइनेंस के बारे में। ग्रू फाइनेंस स्टार्टेड एज अ होम लोन कंपनी जो कि एचडीएफसी लिमिटेड चलाता था, एंड इनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रही है ओवर द ईयर्स,
एंड ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऑलरेडी। बंधन बैंक ऑन द एक इच्छा रही उनकी कि उनको डाइवर्सिफाई करना है। उनका मेन बिजनेस जो है वो माइक्रो लोन्स है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा उनको कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है। उसके तहत उन्होंने ग्रू फाइनेंस को ख़रीदा एंड इट वाज अ होल शेयर स्वैप डील, जिसके तहत ग्रू फाइनेंस उनको मिल गया एंड उनको HDFC लिमिटेड को अपने 15% शेयर्स देने पड़े। सो इफ़ वी कैन गेट ऑन टू दिस होल टॉपिक, बंधन बैंक को अपने 15% शेयर्स जो हैं वो HDFC लिमिटेड को देने पड़े। अब ग्रू फाइनेंस ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो पर ईयर मेक कर रहा है। अब यहाँ रिस्क क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है अगर एक माइक्रो बैंक है वो हाउसिंग सेक्टर में आना चाह रहा है, हाउस लोन के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करना चाह रहा है। देखिए, मैं पहले इसके आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ, उसके बाद रिस्क पे आते हैं कि इस पे रिस्क क्या है। देखिए, फ़ायदे क्या हैं कि पहला तो फ़ायदा ये है कि बंधन बैंक को अब डाइवर्सिफाई करने को मिल गया, प्लस उनको एक नॉर्मल बिजनेस जो कि एक अच्छे प्रॉफिट पे चल रहा है वो उन्होंने ख़रीद लिया है एंड उसको जस्ट उनको अब ग्रो करना है। जैसा कि बंधन बैंक के CEO की आइडियोलॉजी रहती है कि नॉर्मल बिजनेस लेना एंड देन स्केल अप करना, सो वही चीज़ एग्जैक्ट अब ग्रू के साथ होने वाली है। सो ग्रू फाइनेंस इज नाउ बंधन होम लोन्स, उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड वो लॉन्च्ड हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि अगेन एक वाइस वर्सा चीज़ है, लेकिन समझने की बात यहाँ ये है कि देखिए, ग्रू फाइनेंस की अपनी खुद की ब्रांचेस हैं काफ़ी सारी, जो कि बंधन बैंक का जो मेन कोर एरिया है वहाँ से बाहर है। तो अब बंधन बैंक क्या कर सकता है, उन ग्रू फाइनेंस की ब्रांचेस को बंधन बैंक की ब्रांचेस में कन्वर्ट कर सकता है और वहाँ पर एज अ होल बिजनेस चला सकता है। होम लोन्स का भी जो ग्रू फाइनेंस का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, प्लस वहाँ पर अपना खुद का भी बिजनेस जो MFI का है उसको भी इंड्यूस कर सकता है। सो ये डाइवर्सिफिकेशन से उनकी ब्रांचेस भी बढ़ गई और प्रेजेंस भी बढ़ गई ऑल ओवर द एरिया जहाँ पर ग्रू फाइनेंस था, उन एरियाज़ में। ऑन दी अदर हैंड, ग्रू फाइनेंस का जो प्रोडक्ट है अब वो इजीली अपनी मार्केट में तो लॉन्च कर ही सकते हैं। बंधन बैंक का बहुत अच्छा नाम है अपनी एरिया पे, द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वेस्ट बंगाल है, इन एरियाज़ में बंधन बैंक का नाम बहुत अच्छा है। एंड व्हेन दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, पीपल विल बी अ बिट एक्साइटेड एंड दे विल, अगर किसी को एक्चुअल में चाहिए तो दे विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर लोन्स। बंधन बैंक इज़ रेप्यूटेड ऑन दैट एरिया। सो ऐसा मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से एक बहुत अच्छा हुआ है, एक पॉजिटिव साइन है कि बैंक एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, एक डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है बैंक में। हालांकि बैंक ने स्पेसिफाई किया है कि उनका मेन तो माइक्रो लोन्स ही रहेगा या फिर अनप्रिविलेज सेक्टर को ही सर्व करना रहेगा कैसे भी, थ्रू दीज प्रोडक्ट्स और दैट प्रोडक्ट वट एवर दे हैव। सो इस सेक्टर पे वो फोकस रहने वाले हैं, बट होम लोन्स इज़ अ वेरी गुड एडेड एडवांटेज। अगर वो इस चीज़ को भी स्केल अप कर पाते हैं, इट विल बी अ वेरी डेफिनेट मोमेंट। अब इसमें रिस्क क्या आता है, काफ़ी एनालिस्ट बोलते हैं कि इवन कुछ लोगों ने यूट्यूब वीडियोस भी दिए या इवन एनालिस्ट ब्लॉग्स भी हैं जहाँ पर ये लिखा गया है कि ग्रू फाइनेंस को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ख़रीदा गया है। अब अगेन मैं कहता हूँ कि पर्सपेक्टिव अलग अलग है, आप इस शेयर को उस तरीके से एनालाइज कर रहे हो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तरीका आपका भी गलत नहीं है, आप अपनी जगह सही हो। मैं अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव ये रखता हूँ कि लेट्स से आपके पास, आप एक अपर मिडिल क्लास या उससे भी ऊपर फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपके पास काफ़ी अच्छा बजट है, आपको एक नया फ़ोन लेना है। अब आप क्या करोगे, आप एक कोई 10,000 का छोटा सा फ़ोन लोगे जिसके अंदर फीचर्स तो सेम है 50,000 वाले, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हो कि 1 साल बाद ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसके सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आने लग जाएंगी और थोड़े थोड़े टाइम बाद ये दिक्कत ही देना लगेगा, इवेंचुअली मेरे को अगले साल चेंज करना ही पड़ेगा फ़ोन। या फिर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहोगे जो कि काफ़ी हाई या थोड़ा सा हाई वैल्यूड हो और लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके अंदर फीचर्स एकदम अच्छे हो, कैमरा सुपर क्वालिटी का हो, उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं करता है एंड वीडियोस भी अच्छी चलाता है एंड ऑल दैट है। तो आप दोनों में, आपके पास अच्छा पैसा है तो आप दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे? मैंने अपने ऑल टाइम लाइफ में कोई ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं देखा जो कि अपर मिडिल क्लास फैमिली में हो और उसने कोई छोटा सा फ़ोन ले लिया हो। दे ऑलवेज गो फॉर, किसी ने एप्पल नहीं लिया है, मैं कहता हूँ किसी एप्पल
अब किसी ने नहीं लिया कोई बात नहीं, उन्होंने सैमसंग ले लिया है अच्छा वाला फ़ोन, जो सैमसंग के भारी भरकम फ़ोन आते हैं, हाईली लोडेड फ़ोन्स, तो उन्होंने वो ले लिए हैं जिनकी ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जो होप है कि अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर लंबा टाइम चलते हैं। लोग बेसिकली इसी टाइप की चीज़ों को लेते हैं जब उनके पास ये सिचुएशन होती है। एग्जैक्टली सेम थिंग बंधन बैंक ने करी है। ग्रू फाइनेंस इज एक्चुअली ग्रोइंग बिजनेस जो कि एक पर्टिकुलर CAGR से पर्टिकुलर हर ईयर में ग्रो कर रहा है, एंड काफ़ी अच्छा इनका लेट्स से एक नॉर्मलाइज बिजनेस है जो कि ग्रोइंग पैटर्न पे है। सो मुझे नहीं लगता यहाँ पर बंधन बैंक ने कुछ ग्रू फाइनेंस को खरीद के कोई अपने ऊपर रिस्क ले लिया है। एंड यू विल सी ओवर द इयर्स, जब ये इस बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक मार्केट तक पहुंचा पाएंगे अपनी, एंड इसको स्केल अप करेंगे, यू विल सी कि हाँ ये प्रोडक्ट भी उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। को बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं विच दे आर इंडल्ज एट एंड एज अ बैंक एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑन दैट सेक्टर्स। सो मुझे नहीं लगता ये ग्रू फाइनेंस का कोई हाई वैल्यूड होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड थिंग, एक शेयर स्वैप डील है। आप जब आई मीन 4-5 लोग, 2 कंपनीज आपस में बैठती हैं, आपस में बातचीत करती हैं कि किस तरीके से सेलिंग होएगी चीज़ों की। ऑफ कोर्स बंधन बैंक अब सामने से गया ग्रू फाइनेंस पे कि हमें आपको खरीदना है, आप बेचने के लिए रेडी हो ओके, बट हमें खरीदना है। तो हो सकता है शायद HDFC लिमिटेड ने कहा हो ठीक है ये तो सामने से आ रहे हैं, इनको तो बहुत ही गरज है या इनको चाहिए ये, तो ठीक है थोड़ा हाई वैल्यू कर दिया होगा। बट इतना भी हाई वैल्यू तो नहीं होगा ना कि मतलब कि सर के ऊपर से बात निकल जाए। आई मीन दोनों बैंक्स, बोथ पीपल आर स्मार्ट पीपल, दे आर सिटिंग ऑन अ टेबल डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई एक बंदा इतना ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट कर जाए कि सामने वाले बंदे को इतने ज़्यादा वैल्यूएशन में बेच दे। ऐसा भी नहीं है, इट्स अ प्रॉपर डील जहाँ पर बाकायदा वैल्यूएशंस निकाला गया है, बाकायदा शेयर्स का एंड कंपनी की एसेट्स का एंड एवरीथिंग, एंड उसके तहत ही ये डील हुई है। सो इसमें कोई ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, इट्स अ फेयर थिंग। अब जो लोग वो कहते हैं कि मतलब बंधन बैंक ने ग्रू फाइनेंस को हाई वैल्यूएशन पे खरीदा है, वो तो आदित्य बिरला और फ्लिपकार्ट की डील पे तो हंस देते होंगे फिर। बिकॉज यू सी 2020 में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन के 7.8% शेयर्स जो हैं वो खरीद लिए, और वो खरीदे हैं इफ़ यू कैन सी हेयर 2.5 के रेट पे, मतलब पर शेयर 205 रुपीज़ पे खरीदे हैं। अब 205 रुपीज़ इज प्रीमियम टू व्हाट द करंट प्राइस इज। करेंटली शेयर प्राइस चल रहा है 165, नीचे लुढ़कता है, कभी 158 पे आ जाता है, कभी कभी 170 पे चला जाता है। इट इज़ नो वेयर नियर 205। सो इतनी हाई वैल्यूएशन पे तो एनालिस्ट जो हाउसेस हैं या जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, तो जिनके मतलब अच्छे खासे लोग फॉलोशिप है एंड ऑल दैट है, वो तो हंस देते होंगे कि इतनी बेवकूफ़ाना डील फ्लिपकार्ट ने कैसे कर दी, फिर इतनी हाई वैल्यूएशन पे क्यों खरीदा। बट आप अगर एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू देखो तो आदित्य बिरला फैशन इज़ अ प्रीटी गुड ब्रांड। आप जब कपड़े लेने जाते हो, एक नॉर्मल आदमी कपड़े लेने जाता है, तो आदित्य बिरला के फैशन के कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं लाइक पीटर इंग्लैंड, पेंटालून्स, फिर आप एलिन सोले एंड देन वैन हुसैन, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोगों के दिमाग में टॉप 3 में आ जाते हैं। दे आर सो गुड एट इट। इन्होंने ब्रांड्स कुछ ऐसे क्रिएट करे हैं, दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस। सो इतनी हाई वैल्यूएशंस या करंट प्राइस से इतनी हाई वैल्यूएशंस एक्सपेक्टेड हैं एंड मायने रखती हैं। ये एक फेयर डील है, इससे फ्लिपकार्ट को भी फायदा है, आदित्य बिरला को तो है ही है। तो आइए गाइस मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रिस्क की तरफ, जो कि है मार्केट क्रैश और यू कैन से मार्केट करेक्शन। आप लोग अगर शेयर मार्केट में अपनी पकड़ रखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट इस टाइम इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है। मार्केट बहुत ही बुलिश रही है पिछले 1 साल से, एंड एनालिस्ट लोग कहते हैं कि ये क्रैश करेगा या करेक्ट करेगा अपने एक्चुअल लेवल पे जहाँ पर इसको होना चाहिए। अब अगर लेट से मार्केट क्रैश करता है या करेक्ट करता है तो इसमें बंधन बैंक कहाँ जाएगा, ये एक चीज़ है जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है। एंड आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप देख पाएँ तो ये है बंधन बैंक का शेयर। मार्केट करेक्शन हुई थी तो 419 से सीधा चला गया था 178 पे, एंड वहाँ से ऊपर उठ के जो भी न्यूज़ आती रही, लेट से एसेट क्वालिटी अच्छी है इनकी या बिजनेस अच्छा चल रहा है, वट एवर दैट इज़, तो ऐसे करते करते ये थोड़ा आगे बढ़ा वहाँ से। एंड आज भी आप देखेंगे तो प्री कोविड लेवल पे अभी तक नहीं आया है, वहाँ से नीचे ही है, थोड़ा 335 पे इस टाइम डील कर रहा है या इसके आसपास है। अब
देर आर अ लॉट ऑफ शेयर्स, जैसा कि मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए, ये देखिए, ये शेयर कहाँ चला गया, मार्केट जब क्रैश करी थी या जो कोविड के कारण मार्केट डाउन गई थी, उसके बाद ये शेयर देखो कहाँ चला गया, सीधा 48 से 763। तो इतनी हाई वैल्यूएशन होगी जस्ट 1 ईयर में। मैं अगर आपको दूसरा दिखा सकूं, ये देखिए, यहाँ मार्केट पे कोविड का क्रैश हुआ था एंड उसके बाद करीब नहीं तो 4 टाइम्स हो गया इधर से ये शेयर, 4 टाइम्स, हाँ 4-5 टाइम्स हो गया है। सो ये है जो कि एक्चुअल में एक बुल मार्केट के शेयर्स रहे हैं जो कि ओवर वैल्यूड हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे, तो वैल्यूएशन पे आए हैं या थोड़े से उससे ऊपर गए हैं। सो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब मार्केट क्रैश होगी तो ये वो शेयर्स होंगे जो कि नीचे जाएंगे, ना कि जो ऑलरेडी नीचे हैं या ऊपर उठे ही नहीं है अपनी एवरेज वैल्यू से। अब जैसे मैं आपको दिखा सकूं, लेट्स टॉक अबाउट लेमन ट्री होटल। ओके, अब इसके शेयर पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये रहा इनका कोविड का क्रैश, जिससे शेयर 15, 18, 17 इतने पे मिला एंड आज ये शेयर है 43 पे। जब प्री कोविड लेवल था वो 56, 62 ऐसे कुछ के करीब था। अब ये शेयर आज भी उस लेवल पे नहीं आ पाया जितने पे प्री कोविड पे था। एंड आप मानेंगे जो यहाँ पर लेवल था उस टाइम, एक होटल सेक्टर की एक टर्म होती है जिसको कहते हैं एवरेज ऑक्यूपेंसी। प्री कोविड लेवल पे वो एवरेज ऑक्यूपेंसी जो थी वो 66%, 60% इसके आसपास जो है वो रहा करती थी। मतलब एवरेज इतने लोग तो, मतलब इतने रूम्स तो ऑक्यूपाइड इनके रहते ही थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब कोविड के बाद वो चीज़ें होगी, प्रॉपर लॉकडाउन लगा, लेट से हो गया, तो वो एवरेज ऑक्यूपेंसी पता नहीं 20 पे आ गई, 15 पे आ गई। लॉकडाउन के टाइम तो बिल्कुल ही बंद होगी, वहाँ पर जो क्वारंटीन के लोग थे उनको रखा जाता था, समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो धीरे धीरे डिमांड जो है वो पेंटअप होनी शुरू हुई एंड लेट्स से 66 एवरेज तो नहीं आई है अभी तक, पर डिमांड जो है वो इंक्रीज होती गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। 15% हुई, 20 हुई, 25 हुई, अभी बताते हैं कि करीब 35-40 के करीब आसपास है। तो आप अगर ये आर्टिकल पढ़े तो इसमें दे भी रखा है कि हाँ, जो डिमांड है वो होटल्स की वो पेंटअप होती जा रही है। अब मार्केट क्रैश करेगा लेट से, तो ये शेयर किधर जाएगा जो ऑलरेडी अपने एवरेज पे भी नहीं पहुंचा है प्री कोविड लेवल के। क्या ये शेयर अभी 43 है तो क्या फिर से 15 पे चला जाएगा क्रैश होके, या करेक्ट होके, या 10 पे चला जाएगा, कहाँ जाएगा? और मान लो अगर वहाँ तक चला भी जाता है तो कोई भी एनालिस्ट जिसकी मार्केट में पकड़ है उसको इतना तो समझेगा कि हाँ भाई ये शेयर, कंपनी जो है वो अपवर्ड्स मूव कर रही है रेवेन्यू में, जिनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है होटल्स की, एंड यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर इसका प्राइस है लेट्स से 15 या 20 करेक्ट होने के बाद जो इतना आता है, तो क्या वो खरीदेगा नहीं? क्या बिजनेस जो है इनका 15-20 जो मार्केट प्राइस है उसमें क्या एक्चुअल में वो वैल्यू सस्टेन करता है? क्या वो सही वैल्यू है उसकी? क्या लोगों ने एकदम लेमन ट्री के होटल्स में जाना ही बंद कर दिया है? क्या सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेके खाली ओयो रूम्स जाते हैं? क्या फैमिली वाले जिनको दूसरे स्टेट्स में ट्रिप करनी होती है वो क्या ये लेमन ट्री होटल्स यूज़ नहीं करते हैं घूमने के लिए, स्टे करने के लिए? क्या बिजनेस मीटिंग्स होनी एकदम ही बंद हो गई है वहाँ पर? नहीं, ये सब नहीं है। ये बिजनेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट हो सकता है कि मार्केट करेक्शन की वजह से ये शेयर जो है वो फिर से नीचे आ जाए। एंड अगर वो नीचे आता है तो दैट इज़ एन ऑसम बाइंग अपॉर्चुनिटी अगेन। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ गया और वहीं रह जाएगा कि कंपनी ठप हो गई है, बिकॉज कंपनी इज मूविंग फॉरवर्ड। सो यही सेम चीज़ मेरा बंधन बैंक से है। अभी ये अपने एवरेज कोविड लेवल से ऊपर आया नहीं है, प्लस लॉकडाउन की वजह से कुछ इनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट ही हुआ है, कुछ ज़्यादा एनपीए बढ़ा नहीं था। अभी जो एनपीए बढ़ा है वो असम प्रॉब्लम की वजह से बढ़ा है। तो मुझे भी यही लगता है अगर बंधन बैंक लेट से मार्केट क्रैश या करेक्शन होने की वजह से और ज़्यादा डाउन जाता है तो इट विल बी एन ऑसम बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेट से कोई डाउन चला जाता है मार्केट में एंड क्रैश होता है, करेक्शन होता है, ये 250 पहुंच जाता है, 200 पहुंच जाता है, लेट से एक ड्रास्टिक सिचुएशन आती है, तो कोई भी बंदा जिसको इसकी थोड़ी सी भी समझ है कि बैंक में एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो लिटरली 200 एंड 250 पे तो वो शेयर्स खरीद ही लेगा, बल्क में बाय करेगा, बिकॉज ही नो कि इसके बाद अब ऊपर ही जाने वाला है, देयर इज नो डाउनवर्ड पाथ। सो मेरा मानना ये है कि
करेक्ट, जब मार्केट करेक्ट होगी या जो भी होगा, क्रैश होगा, वो शेयर्स डाउन जाएंगे जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड हो चुके हैं, ना कि वो शेयर्स जो कि बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड जस्ट मार्केट जो है वो इनका शेयर प्राइस जो है वो प्री कोविड लेवल पे भी नहीं पहुंचा है। तो आइए गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं जस्ट प्रेडिक्शन देने वाला हूँ, बट बेसलेस प्रेडिक्शन नहीं देने वाला हूँ कि बैंक में आगे क्या होने वाला है। एक तो आप जानते ही हैं कि बैंक ने ग्रुप फाइनेंस एक्वायर किया एंड होम लोन सब शुरू कर दिए हैं। नाउ होम लोन्स जो हैं वो इनके डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आता है, ये कोई एमएफआई के लिए नहीं है। इनका टिकट साइज़ भी ज़्यादा है, 10 लाख 20 लाख, किसी को उससे ज़्यादा चाहिए होम लोन के लिए, तो बैंक जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वो तो एक बिजनेस है जिसको अब चलने ही वाला है और बैंक चलाने ही वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या फ्यूचर में होल्ड करता है बंधन बैंक के लिए, उसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है न्यू बैंक्स के लिए कि जो भी बैंक न्यू बैंक आता है विद इन 3 ईयर्स उनको अपना जो प्रोमोटर होल्डिंग है 40% करना होता है। विद इन 10 ईयर्स उनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है बैंक के अंदर वो 20% हो जाना चाहिए एंड विद इन 15 ईयर्स वो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो खाली 15% रह जाना चाहिए। ये बैंक की गाइडलाइंस है जो कि बंधन बैंक को भी अडेयर करनी होगी या फिर उससे कमिट करना ही होगा। इस पे बात चल रही है अभी कि ये 50% बहुत कम है, इसको 25 करो, या वो एक अलग विषय है। जब आरबीआई नई गाइडलाइंस लॉन्च करेगा तो उसमें आएगा। करंट गाइडलाइंस यही है कि 15 ईयर्स के अंदर 15% होना चाहिए एंड 10 ईयर्स के अंदर 20% ही प्रोमोटर होल्डिंग रहनी चाहिए। अब अगर हम बंधन बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करेंटली 40% शेयर्स जो है वो बैंक के पास है, प्रोमोटर्स के पास है। अब इसको बैंक को ओवर द टाइम, 6 साल हो चुके हैं बैंक को आए हुए, ओवर द टाइम अब इसको कम तो करना ही होगा। 10 साल तक इनको 20% तक लाना है इसको। तो बाकी का 20% का बैंक क्या कर सकती है? एक तो हो गया रेयर चांस है जो कि आसाम प्रॉब्लम है या जो एनपीएज इतने ज़्यादा बड़े हैं करंट टाइम में, वो उनको मिटिगेट करने के लिए, उनका लॉस मिटिगेट करने के लिए बैंक जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग से ही लेट से शेयर होल्डिंग बेच के थोड़ा प्रोविजन करे या कुछ करे, वो एक चांस है जो कि रेयरली है। सेकेंड थिंग जो ये कर सकती हैं जिसका एक पर्टिकुलर बेस भी है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये न्यूज़ है। रिलायंस कैपिटल की एक कंपनी है रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब जिस पे रिलायंस कैपिटल का 51% जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक है। इस कंपनी को एक्चुअल में रिलायंस कैपिटल ने बेचने का सोचा है एंड बिड्स भी निकलवाई, तो टोटल करीब काफ़ी सारी बिड्स आई, जैसा कि ये टाइटल में दिखा रहे हैं कि करीब 60 बिड्स आई हैं। अगर मैं इसमें सर्च मारूं, आपको सर्च मार के दिखाऊं, तो ये देखिए इनकी बिड्स में एक नाम बंधन बैंक भी है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बंधन बैंक जो है वो एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आना चाह रहा है, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, टर्म प्लान हो गया और भी काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ऑफर करती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को भी ये लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं एक रिटेल पीपल के लिए, रिटेल लोगों के लिए जो कि बैंकेबल हैं। तो यहाँ पर ये 20% प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो लग सकती है। अगेन ये लोग अगर बाय करना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से ग्रुप फाइनेंस को हुआ उसी तरीके से शेयर स्वैप डील हो सकती है एंड इनकी प्रोमोटर होल्डिंग भी नीचे आ जाएगी एंड प्लस 20% तक आ जाएगी, प्लस इनको एक नया बिजनेस मिल जाएगा जिस पे ये डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसको ये ग्रो कर सकते हैं ओवर द ईयर्स एक लार्जर विजन की तरफ। एंड आज भी इनके सीईओ मिस्टर चंद्रशेखर घोष यही सीईओ हैं जिन्होंने बाकायदा ये कंपनी ग्राउंड लेवल से शुरू करी थी। इनका जो विजन है वो सेट है, किस तरीके से ये काम करते हैं वो भी सेट है। शुरुआत में जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी तो इनके पास लोकल लोग थे जो कि कह सकते हैं स्मार्ट थे, अच्छे थे, उनके साथ इन्होंने काम शुरू किया। बट ओवर द टाइम अगर आप अब देखोगे इनकी लीडरशिप तो ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा ऑसम हो चुकी है। ये लोग हाईली एबल लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, कोई बार्कलेस से है, कोई आईसीआईसीआई लूम्बार्ड से आया है, कोई सिटी बैंक से है, कोई ऑलरेडी किसी बहुत अच्छी लाइक सिटी बैंक है तो उनकी किसी सब्सिडी से आया है, तो सब्सिडरी से आया है। तो इस तरीके से ये लोग काफ़ी एबल पीपल हैं और मार्केट का, बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ओवर द ईयर्स बंधन बैंक ने अपनी टीम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है और इनकी मैनेजमेंट लिटरली बहुत अच्छी है करंट टाइम्स में। तो फ्यूचर में मैं यही रखता हूँ गाइस कि
इनका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में ग्रो ही करने वाला है। कोई इसमें एमएफआई जो है वो बैंक ने स्टेट किया हुआ है कि इनका कोर बिजनेस रहेगा, क्योंकि स्टेट करने का रीज़न भी है। लेट्स से ये होम लोन्स में आते हैं या आगे जाके इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद लेते हैं, फिर भी इनका जो मेन होल्ड है वो एमएफआई है। वहाँ पर ये लोग बाकी बैंक से काफ़ी अच्छा है, इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस जगह पर। दे नो हाउ टू डू बिजनेस, उनको स्मार्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग उस तरफ बहुत अच्छी है उनकी। और अगर पर्सनली कहा जाए तो मेरा जो एक छोटा सा पोर्टफोलियो है करंट टाइम से, मैं जस्ट इसमें शुरुआत ही कर रहा हूँ, एंड मेरा काफ़ी अच्छा खासा परसेंट जो है पोर्टफोलियो का वो बंधन बैंक की तरफ है। मैं कोई स्मॉल मतलब शॉर्ट टाइम ट्रेडर या कोई जस्ट इंट्राडे तो करता नहीं हूँ। मेरे को चीज़ें होल्ड करनी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड बंधन बैंक के लिए मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो अभी तो अंडर वैल्यूड चल रहा है, कुछ अंडर वैल्यूड या एवरेज के मतलब बीच में जो होता है वहाँ कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से ये शेयर। एंड ओवर द टाइम जब ये शेयर बूम करेगा तो आई थिंक ओवर द टाइम विद इन आप देखेंगे 3 to 4 ईयर्स में ये शेयर जो है वो करीब मेरे हिसाब से 1300 to 1500 के बीच में आएगा। एंड दैट विल बी द टाइम जब मैं ये शेयर बेचने का सोचूंगा। तब मुझे लगेगा कि हाँ ओवर वैल्यूड है अपनी करंट प्राइस या एसेट्स की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है, या उससे भी आगे शायद मैं बेचने का सोचूंगा। उससे पहले करंट प्राइस जो है उससे मैं एक्चुअली में एज्यूम कर रहा हूँ या सोच के चल रहा हूँ कि हाँ ये 3 to 4 टाइम्स तो ग्रो कर ही जाएगा वहाँ से। सो इस तरीके से मैंने अपना प्लान किया है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल रिसर्च। एंड आप अपना पर्सपेक्टिव भी इसमें डाल सकते हैं। आपको कुछ एनालिसिस का ख़राब लगा इसमें, या कुछ भी ऐसा लगा जो कि एनालिसिस के बेसिस पे मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ या कुछ मैंने ख़राब किया है एनालिसिस, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। मैं एक्चुअल में उसी लिए सीक आउट कर रहा हूँ यहाँ पर चैनल पे कि कोई मेरे को एक्चुअल में कुछ अलग पर्सपेक्टिव दे सके एनालिसिस का, जहाँ पर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी डायरेक्शन को सुधार सकूँ एंड और अच्छा एनालिसिस करके और अच्छी वीडियोस बना के आपके पास ला सकूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू।